बिस्मिल्लाह करते हैं जी और आगाज़ करते हैं हम अपने इस लेक्चर का जिसमें हम विंटर 2021 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। सो आइए देखते हैं विंटर 2021 के क्वेश्चन 1 को कैसे अटेम्प्ट करना है हमने। रिक्वायरमेंट पहले देख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो कहता है जी ईयर 2021 हैज़ बीन अ डिफ़िकल्ट ईयर फॉर एमएल ड्यू टू कोविड-19। सो 2021 जो है वो एक डिफ़िकल्ट ईयर रहा है। इन व्यू ऑफ द सीवियर लिक्विडिटी इश्यूज एमएल एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ड्यूरिंग 2021। सो 2021 में उसने कुछ अरेंजमेंट्स की हैं जिनकी अकाउंटिंग शायद उसकी रिक्वायरमेंट होगी कि हम उसे बताएं। ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। कहता है डिस्कस हाउ द अबव अरेंजमेंट्स शुड बी डेल्ट विद इन एमएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। यानी कि पहले तो आप डिस्कस करें कि कैसे इन अरेंजमेंट्स को अकाउंट फॉर करना है, यानी कि नैरेटिव में बताएं। शो ऑल कैलकुलेशंस वेयर पॉसिबल, कैलकुलेशन जरूर बताएं लेकिन नैरेटिव में बताएं, यानी कि ना जर्नल एंट्रीज बतानी है और ना ही हमने इसके डिस्क्लोजर्स वगैरह कुछ बताने, नैरेटिव फॉर्म में बताना है लेकिन कैलकुलेशंस बतानी है। और साथ वो ये कहता है कि calculate basic and diluted earning per share for the year 2021. Assume that ML would earn a profit of 215 million for the year 2021. Basic and diluted EPS भी कैलकुलेट करके देनी है और ये 21 नंबर का टोटल सवाल बनता है। ठीक है जी। सो आइए वन बाय वन पढ़ते जाते हैं। पहले मैं जरा इसकी जो नैरेटिव फॉर्म का आंसर है उसको डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। उसमें 4 हैं तो चारों के चारों की अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स हम बता देंगे। 1 और फिर यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 3 और फिर यहाँ पे 4। ठीक है जी। और फिर बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस को बाद में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। सो आइए सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए था। कहते हैं जी ऑन 1 जनवरी 2021, यानी कि बेसिकली साल के स्टार्ट पे, क्योंकि मेरा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2021। ठीक है ना। तो कहता है एमएल सोल्ड इट्स प्रोडक्शन प्लांट टू एफएल फॉर ₹90 मिलियन। सेल कर दिया। कहता है इमीडिएटली बिफोर दी ट्रांजैक्शन से बिल्कुल पहले दी प्लांट वाज कैरीड एट ₹50 मिलियन, तो उसकी बुक वैल्यू 50 मिलियन थी एंड दी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज 10 ईयर्स। ठीक है जी। एट द सेम टाइम एमएल एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एफएल टू यूज द प्लांट फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए वो इस्तेमाल भी करेगा, विद एनुअल पेमेंट्स ऑफ 20 मिलियन पेएबल इन एरियर्स। ठीक है जी। फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द डेट ऑफ सेल वाज ₹80 मिलियन। The rate of interest implicit in the lease is 10% per annum. So interest rate ये है। The terms and conditions of the transactions are such that the transfer of the plant by ML satisfies the requirements when a performance obligation is satisfied in IFRS 15. तो अगर मैं अपना जहन दौड़ाऊं तो बहुत ही सिंपल ये IFRS 16 का सेल एंड लीज बैक की अकाउंटिंग है। इंतहाई सिंपल है ये। और सेल एंड लीज बैक की सिंपल अकाउंटिंग अगर मैं इनको बता दूं, यहाँ पे लिख दूं, तो बेसिकली उनको समझ आ जाएगा मेरा जवाब। बुनियादी तौर पर मुझे करना क्या चाहिए? मुझे करना ये चाहिए, सबसे पहले तो आई होप आपने पॉज करके इसको तसल्ली से देख लिया और साइमल्टेनियसली, जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि ये क्वेश्चन पेपर जो है ये किसी और डिवाइस पे या हार्ड फॉर्म में ये आपके सामने खुला भी होना चाहिए। ठीक है ना। सो दैट मैं जब आपको इसका जवाब करा रहा हूं तो आपको समझ आता रहे। देखिए सबसे पहले तो मैं अगर इसका जर्नल बनाना शुरू करूं, ठीक है, तो मैं रफ वर्किंग में, ये मेरी रफ वर्किंग है, इसका जर्नल बना रहा हूं। क्यों? ताकि मैं अंग्रेजी आराम से लिख सकूं। तो जर्नल क्या होता है इसका? इसका जर्नल होता है ROU एसेट। ठीक है जी। बैंक लाइबिलिटी, जिसमें लीज लाइबिलिटी भी शामिल होगी। फिर पीपी, चूंकि आपके हाथ से चला गया, और जो बैलेंसिंग है वो पीएनएल में रिकॉर्ड हो जाएगा। पीपी की वैल्यू जो है वो कहता है वो 50 मिलियन थी उस दिन, तो वो 50 मिलियन पे क्रेडिट हो जाएगा। बैंक जो प्रोसीड्स हैं जिसके ऊपर सेल किया गया है, ठीक है ना, जिन प्रोसीड्स के ऊपर इसको सेल किया गया है वो बताई हुई है जी 90 मिलियन रुपीज है। ठीक है जी। 90 डेबिट हो जाएगा। लाइबिलिटी, हमें पता है लीज लाइबिलिटी जो है वो प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है। ठीक है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू हम मेजर कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से मेजर होगी? प्रेजेंट वैल्यू के लिए वो कहता है कि जी जो लीज रेंटल्स हैं वो 20 मिलियन है। लीज रेंटल्स हैं 20 मिलियन है जो कि 5 ईयर्स तक पेबल हैं और 10% रेट है। तो मैं बना लेता हूं 20 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर 0.5 ओवर 0.1। ठीक है। ये बनता है तकरीबन 75.8 मिलियन। ठीक हो गया जी। ये बना लिया। फिर वो कहता है जी कि इस प्लांट की जो फेयर वैल्यू है इसी तारीख के ऊपर वो है 80 मिलियन। लिखा हुआ सवाल में, गौर करें, पढ़ें। कहता है इस प्लांट की फेयर वैल्यू जो है वो 80 मिलियन। ठीक है ना।
तो 80 मिलियन से मुराद है कि 10 मिलियन रुपए का हमने एहसान लिया है, यानी कि इस लीज लाइबिलिटी के 75.8 मिलियन में 10 मिलियन का एहसान भी है, पढ़ाया मैंने आपको। सो हमने जो उससे बेनिफिट लिया है बायर से वो 10 मिलियन रुपए का है। इसका मतलब ये 10 मिलियन 75.8 में शामिल है, बाकी 65.8 रिलेट करता है लीज से और 75.8 में बाकी 10 मिलियन रिलेट करता है इस बेनिफिट से। तो मैं लीज लाइबिलिटी बुक करूंगा 75.8 की, ठीक है। आरओयू एसेट को कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये वर्किंग भी मैंने आपको सिखाई हुई है, ठीक है ना। आरओयू एसेट कैसे रिकॉर्ड करते हैं, आरओयू एसेट रिकॉर्ड करते हैं जी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। आप कहते हैं जी 65.8 मिलियन लीज का प्रोपोर्शन है और 80 मिलियन उसकी टोटल फेयर वैल्यू है, तो इतने प्रोपोर्शन में हमने एसेट रिटेन किया है। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 50 से जो कि उसकी कैरिंग अमाउंट थी, तो हमारे पास बन जाएगा 41.1 मेरा आरओयू एसेट, करेक्ट, ऐसे ही है ना जी। 41.1 मेरा आरओयू एसेट, ठीक है ना। बाकी जो अमाउंट है, जो बैलेंसिंग अमाउंट है, वो चली जाएगी कहां, वो चली जाएगी प्रॉफिट और लॉस में। जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो चली जाएगी कहां, वो चली जाएगी प्रॉफिट और लॉस में। अगर मैं इस बैलेंसिंग अमाउंट को वर्कआउट करने की कोशिश करूं तो मुझे एक गेन नजर आ रहा है, ऐसा ही है। 5.3 मिलियन का एक गेन मुझे नजर आ रहा है, करेक्ट। तो मैं 5.3 मिलियन का वो गेन रिकॉर्ड कर लेता हूं। तो अब मैंने बेसिकली, ये मेरी वर्किंग है और मैंने अब इसको जो है वो लिखना है इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो मैं क्या पॉइंट्स लिखूंगा, मैं लिखूंगा जी कि ML should record this transaction as a sale and lease back। मैं सिर्फ यहां पे एक थोड़ा सा इसको वो कर रहा हूं, कंडेंस कर रहा हूं, आप ऑब्वियसली एग्जाम में पूरा पूरा लिखेंगे, ठीक है जी। ML should record a liability of 75.8 मिलियन और साथ उसकी कैलकुलेशन भी बता दूंगा कि 20 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर माइनस 5 ओवर 0.1, क्योंकि कैलकुलेशन भी उसने क्या बताया, विच इंक्लूड्स ए लोन obtained from seller, obtained from seller नहीं, obtained from buyer lessor, amounting to 10 मिलियन। और आगे ब्रैकेट में लिखूंगा फेयर वैल्यू माइनस सेल प्राइस, ठीक है। जो सेल प्राइस और फेयर वैल्यू का डिफरेंस 10 मिलियन, ठीक है। चाहे आप इसको बल्कि फेयर वैल्यू माइनस सेल प्राइस लिखने के बजाय हम लिख देते हैं सेल प्राइस माइनस फेयर वैल्यू, वो बेहतर रहेगा ना, क्योंकि सेल प्राइस ज्यादा और फेयर वैल्यू कम है, तभी तो हमने उसे एक बेनिफिट लिया है। क्या ख्याल है, बात समझ रहे हैं ना। फेयर वैल्यू कितनी है, फेयर वैल्यू है जी 80 और सेल प्राइस 90, तो सेल प्राइस माइनस फेयर वैल्यू, ठीक है। अगेन इसके साथ इसको आप एब्रीवेशन में नहीं लिखेंगे, आप एग्जाम में इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है जी। ML should de-recognize the plant and record an ROU asset, आप पूरा लिखेंगे right of use asset, on proportionate basis amounting to रुपीज 41.1 मिलियन, ब्रैकेट्स में लिखेंगे 65.8 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 50, ठीक है जी। रिजल्टेंटली a gain of rupees 5.3 million would be recorded in प्रॉफिट और लॉस, ठीक हो गया। अब यहां तक बात मुकम्मल नहीं होती, क्यों, क्योंकि हमने
फुल ईयर की अकाउंटिंग बतानी है, और फुल ईयर की अकाउंटिंग में तो फिर ROU एसिड पे डेप्रिसिएशन भी आएगी और लीज लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आएगा, तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ड्यूरिंग 2021 इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लीज ऑफ रुपीज, ये बनेगा जी 7.5 मिलियन या इनफैक्ट 7.6 मिलियन। ओपनिंग बैलेंस 75.8 इंटू 10%, and depreciation expense on ROU asset of rupees, ये आप करेंगे 41.1 को डिवाइडेड बाय 5, 41.51 डिवाइड बाय 5, पॉइंट समझ रहे हैं? तो वो बनेगा 8.2, ठीक है ना, तो बनेगा ऑफ रुपीज 8.2 मिलियन, आगे कैलकुलेशन भी दिखा देते हैं, 41.1 डिवाइड बाय 5 वुड बी रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट और लॉस। आप पूरा लिखेंगे वहां पे, P&L नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस, पूरा लिखेंगे, ठीक है जी। अब अगर आप गौर करें तो मैंने इसमें जर्नल एंट्री बनाई है, राइट। एग्जाम में आपको ये जर्नल बनाने की जरूरत नहीं, आप एग्जाम में सिर्फ ये अंग्रेजी लिखेंगे जो मैंने इन डब्बों से बार बार लिखी हुई है, ये वाली। जर्नल बनाने की क्यों जरूरत नहीं है एग्जाम में? इसलिए जरूरत नहीं है कि ये जर्नल अगर आपके ब्रेन में बना हुआ हो तो इट इज सफिशिएंट, बट अगर आप कंफ्यूज हो जाए एग्जाम में और आपको नहीं समझ आ रहा हो कि यार ये कैसे बनेगा, तो फिर बेशक जर्नल बना ले। एग्जामिनर को जर्नल नहीं चाहिए, एग्जामिनर को सिर्फ इंग्लिश चाहिए, नैरेटिव में आंसर चाहिए, जो आंसर मैंने लिख दिया दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। अगेन इसमें एब्रीवेशंस आप यूज नहीं करेंगे, मैंने बहुत जगह एब्रीवेशंस यूज की हैं, जैसे यहाँ पे यूज की है, यहाँ पे यूज की है, यहाँ पे यूज की है, एटसेट्रा, बट आप एब्रीवेशंस यूज नहीं करेंगे। डन हो गया जी, पार्ट 1 का जवाब समझ आ गया, आसान था। ऑलराइट, अब आते हैं सेकंड पार्ट के जवाब की जाने। चलिए जी, अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की जाने। क्या कहता है जी? कहता है ऑन 1 जनवरी 2021 ML issued 1.5 million TFCs of rupees 100 each for 150 million rupees. Each TFC is convertible on 31st December 2025 into 2 ordinary shares having par value of rupees 10 each. Interest is payable at 8% per annum. On the date of issue, the market interest rate for similar debt without the conversion option was 11% per annum. ML expects that the conversion option will not be exercised. Again, ये IS 32 का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, पढ़ाया हुआ मैंने आपको, जिसमें कन्वर्जन ऑप्शन भी होता है और जिसमें कैश ऑप्शन भी होता है, दोनों शामिल हैं। पहले तो पॉज करके तसल्ली से इसको देख लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम चूंकि ये 1 जनवरी 2021 पे हुआ है तो हम इसकी अकाउंटिंग एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या अकाउंटिंग एक्सप्लेन करेंगे? हम लिखेंगे जी कि ML has issued a compound financial instrument। ये जैसे लिखेंगे ना एग्जामिनर को समझ आ जाएगी, हाँ यार ये बच्चा सही डायरेक्शन में जा रहा है, इसको पता है जवाब। हम लिखेंगे एट द डेट ऑफ इशू ML would record a financial liability, अगेन आप फुल फॉर्म लिखेंगे, at fair value of rupees, वो बनाना पड़ेगा हमें। कैसे बनाएंगे? हम कहेंगे कि जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की टोटल पेमेंट्स हैं उनको प्रेजेंट वैल्यू कर लिया जाए एट रेट ऑफ सिमिलर नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है। देख लेते हैं, हमारे पास जो सिमिलर नॉन कन्वर्टेबल है उसका 11% रेट है, जो प्रिंसिपल है वो 150 मिलियन का है और इंटरेस्ट जो है वो 8% पे है, ठीक है ना। और ये 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2025 तक चलना है, यानी कि 5 साल तक के लिए चलना है, ठीक है ना। तो ये यूं होगा जी कि 150 मिलियन का 8% कितना होता है जी? 12 मिलियन। तो 12 इंटू 1 माइनस 1.11 रेज टू पावर -5 ओवर 0.11, ये हो जाएगी इंटरेस्ट की पीवी, जमा प्लस
150 जो कि प्रिंसिपल है डिवाइडेड बाय 1.11 की पावर 5, ये हो जाएगी जी आपकी प्रिंसिपल की पीवी। तो ये अगर आप बनाएं तो ये बनती है तकरीबन 133 मिलियन। एंड द बैलेंसिंग अमाउंट of rupees 17 million would be recorded in equity. ठीक है जी। During 2021 an interest expense of रुपीज कैलकुलेट कर लेते हैं क्विकली। आपकी ओपनिंग वैल्यू थी 133, आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे 11% से, तो ये बनेगा तकरीबन 14.6 मिलियन तकरीबन। ठीक है जी, 14.6 मिलियन वुड बी रिकॉर्डेड ऑन द फाइनेंशियल लायबिलिटी इन प्रॉफिट और लॉस, P&L। आप पूरा लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस, बस इतनी सी बात, ये बात लिखेंगे और दैट्स इट। ठीक है ना, आगे चलते हैं। थर्ड बुलेट पढ़ते हैं, क्या कहता है। कहता है ऑन 1 अप्रैल 2021 यानी कि साल के 3 महीने गुजरने के बाद, कहता है ML इशू 2 मिलियन बॉन्ड्स ऑफ ₹100 ईच फॉर ₹200 मिलियन। बॉन्ड्स उसने कुछ इशू किए। Each bond is mandatorily convertible on 31st March 2024 into 3 ordinary shares having ₹10 each, having par value of ₹10 each. Interest is payable at 5% per annum on 31st March every year at the discretion of ML। यानी कि कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट इस पे पे नहीं होना, वो हमारी डिस्क्रिशन है, हम दें या ना दें। इट्स लाइक डिविडेंड, राइट, जैसे डिस्क्रिशन होती है ना डिविडेंड की। ऑन द डेट ऑफ इशू मार्केट इंटरेस्ट रेट फॉर सिमिलर डेट विद मैंडेटरी इंटरेस्ट एंड विदाउट कन्वर्जन ऑप्शन वाज 11% पर एनम। लेकिन ये तो कंपेरेबल है नहीं, यहाँ तो मैंडेटरी इंटरेस्ट है, हमारा तो इंटरेस्ट मैंडेटरी है ही नहीं। ठीक है ना। ML इंटेंड्स टू पे इंटरेस्ट इन ईच ईयर। अब ML इंटेंड जरूर कर रहा है कि मैं पे करूंगा, लेकिन उसके ऊपर कोई कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है। गौर से मेरी बात सुनिएगा, बहुत गौर से। मैंने IS 32 पढ़ाते हुए, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाते हुए आपको मैंडेटरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाए थे, ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि जो उनका इंटरेस्ट पेएबल पोर्शन होता है, कौन सा पोर्शन, इंटरेस्ट पेएबल पोर्शन होता है, क्या ख्याल है, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड किया जाता है और बाकी पूरी अमाउंट जो है वो इक्विटी में रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन इंटरेस्ट पेएबल पोर्शन तो तब फाइनेंशियल लायबिलिटी में रिकॉर्ड करूं ना जब मेरी कोई कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन हो। मेरी तो कोई कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है ही नहीं, मैं तो चाहूं दूं चाहूं ना दूं। आज मेरी नियत है ना कि मैं दूंगा, हो सकता है कल मेरी नियत बदल जाए। देयर हैज टू बी ए कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, सिर्फ तब इंटरेस्ट पेएबल पोर्शन फाइनेंशियल लायबिलिटी में रिकॉर्ड होगा। अगर मेरी कोई कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ही नहीं है, मेरी नियत ही नहीं है, तो फिर ये इंटरेस्ट नहीं है, फिर तो ये डिविडेंड है, फिर तो ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, फिर तो ये सिमिलर टू प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते, और वो भी क्लासिफाइड एज इक्विटी। ये तो उनके जैसे हैं। तो बात समझ आई है, वो नहीं है, एग्जैक्टली वो नहीं है, लेकिन उन जैसे हैं। पॉइंट समझे। इसकी कोई अमाउंट भी फाइनेंशियल लायबिलिटी में नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट अगर मैंडेटोरीली पेएबल होता तो फिर तो मैं इसको फाइनेंशियल लायबिलिटी में इंटरेस्ट की हद तक रिकॉर्ड करता। इंटरेस्ट की पीवी जैसे मैंने आपको पढ़ाया था IFRS 9 में, मैं करता। बट चूंकि ये इंटरेस्ट जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, कहां पर, मैंडेटोरीली पेएबल नहीं है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी में रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, लिहाजा ये सारे का सारा इक्विटी में रिकॉर्ड होगा। देखिए इसका जवाब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, गौर से देखिएगा प्लीज। मैं लिख रहा हूं, since there is discretion on payment of interest,
there is no contractual obligation to pay any cash against these bonds. सबसे पहली बात क्लियर कर दिया, ठीक है जी। Hence, this bond of rupees 200 million would be recorded in equity. If any return is paid on this bond, it will be recorded as a dividend payment. डिविडेंड की तरह का ना, डिस्क्रिशनरी है, and would be directly debited to retained earnings upon declaration, जैसे डिविडेंड की अकाउंटिंग होती है, ठीक है। अगेन मैंने कुछ एब्रीवेशंस यूज किए, आप एब्रीवेशन यूज नहीं करेंगे, बट दिस इज योर आंसर, ठीक है जी। आसान हो गया, पॉइंट नंबर 3 भी समझ आ गया। आइए पॉइंट नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है जी? कहता है ऑन 1 जुलाई 2021 ML issued 4 million cumulative preference shares of rupees 100 each for rupees 400 million. 4 मिलियन उसने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए और 400 मिलियन रुपए के वो हैं। Each preference share is entitled to a cumulative dividend at 10% per annum and has similar voting right to an ordinary share. So उसके पास voting rights भी हैं। These shares are only redeemable at the option of ML, यानी कि अगर ML चाहे तो वो उसको रिडीम करेगा, वरना रिडीम नहीं करेगा। अब उसके पास चूंकि वोटिंग राइट्स भी हैं, ठीक है ना, और वो हमारे ऑप्शन पे रिडीमेबल हैं, इसका मतलब है ये इक्विटी क्लासिफाइड प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, ठीक है जी। जवाब लिखते हैं, सिंस ML has no obligation to redeem these preference shares and they carry voting rights, it is clear that they should be classified as what? As equity, ठीक हो गया जी। Any dividend paid on these preference shares would be directly, जो ऊपर अंग्रेजी लिखी थी, debited to retained earnings upon declaration। इतनी सी बात है, 4 हमने सेंटेंसेस लिखे हैं छोटे छोटे और 15 नंबर हमारे हो गए। देखिए कितना आसान सवाल था, हाँ ना, आसान, क्या ख्याल, ठीक है ना जी। अब जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी सवाल की, उस जाने बातें हैं। कहता है बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस बनाएं, उसके लिए कुछ डेटा पॉइंट्स उसमें दिए हैं। क्या कहता है? कहता है एमएल्स आउटस्टैंडिंग ऑर्डिनरी शेयर्स एट 1 जनवरी 2021 आर 25 मिलियन। सो सारा साल फिर वही आउटस्टैंडिंग रहे होंगे, क्योंकि कन्वर्जन तो कोई शेयर्स में अपेरेंटली नजर आ नहीं रही कि हुई हो। क्या ख्याल है? सवाल को जरा क्विकली देख भी लेते हैं कि क्या ऐसी कोई कन्वर्जन साल के दौरान हुई है? एज सच तो नहीं हुई। हाउएवर हमने IAS 33 में एक चीज पढ़ी हुई है, वो क्या है? वो ये पढ़ा है कि अगर कोई कंपल्सरीली कन्वर्टिबल
कंपल्सरीली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हों जो कि लाजमी कन्वर्ट हो ही जाने हैं इनटू शेयर्स, तो उनको बेसिक ईपीएस में भी एज शेयर्स ले लिया जाता है। बेसिक ईपीएस में भी एज शेयर्स ले लिया जाता है। तो हमारे सवाल में कंपल्सरीली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स थे ना जी, हमारे सवाल में कंपल्सरीली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स थे ना, क्या ख्याल है, थे या नहीं थे? बिल्कुल थे। तो मैं जरा सवाल का डेटा नीचे समराइज कर देता हूं ताकि आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाए और फिर आप आसानी से ये क्वेश्चन के अंदर आपको ऑब्वियसली एग्जाम में आपको ये करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपकी आसानी और अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूं। क्या डेटा ये है कि हमारे पास जो शेयर्स हैं ऑर्डिनरी शेयर्स वो 25 मिलियन। हाउएवर कुछ कंपल्सरीली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको नॉर्मल शेयर्स की तरह लिया जाता है बेसिक ईपीएस में, वो इशू हुए थे 1 अप्रैल को, ठीक है जी। और वो कितने मिलियन थे जी, लिखा हुआ सवाल में, वो हैं जी 2 मिलियन और वो कन्वर्ट हो सकते हैं 3 ऑर्डिनरी शेयर ईच में, यानी कि 6 मिलियन, 2 इंटू 3 6 मिलियन, ठीक है जी। उसके अलावा क्या सवाल में कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है? बिल्कुल है जी, प्रेफरेंस डिविडेंड सवाल में ये दिया हुआ है। प्रेफरेंस डिविडेंड कहता है 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। क्यूमुलेटिव डिविडेंड मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, चाहे पे करो या ना पे करो, लेना होता है आपने, ऐसा ही है। सो 10% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड इन्होंने पे करना है, ठीक है जी। कितना बनता है जी? 10%, क्योंकि 1 जुलाई को इशू हुए हैं, तो क्या ये फुल ईयर का दिया जाएगा? जवाब है यस, फुल ईयर का दिया जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड आमतौर पर टाइम अपॉर्शन नहीं किया जाता, राइट। तो ये बनेगा आमतौर पर, आप एग्जाम में असम्पशन लेके कर भी सकते हो टाइम अपॉर्शन, बट आमतौर पर हम प्रेफरेंस डिविडेंड को टाइम अपॉर्शन नहीं करते, राइट। तो हम अस्यूम कर लेते हैं कि देयर इज नो टाइम अपॉर्चनमेंट। आप चाहो तो असम्पशन लेके टाइम अपॉर्शन कर भी सकते हो, बट हम कहते हैं देयर इज नो टाइम अपॉर्शनिंग। सो 400 मिलियन इंटू 10% इज इक्वल टू 40 मिलियन का प्रेफरेंस डिविडेंड था। और अस्यूम ये है कि देयर इज नो टाइम अपॉर्शनिंग, ठीक है जी। आप चाहो तो एग्जाम में असम्पशन लेके टाइम अपॉर्शन कर भी सकते हो। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा दिया हुआ सवाल में, ये दिया हुआ 215 मिलियन, क्या ख्याल है ना? 215 मिलियन दिया हुआ ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है जी। फिर क्या कोई पोटेंशियल डाइल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं? पीडीआईएस पोटेंशियल डाइल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल जी। पोटेंशियल डाइल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट एक है जो फ्यूचर में कन्वर्ट होना है। नंबर 2, अब आप कहेंगे नंबर 3 क्यों नहीं है? मैंने आपको पहले बताया, अगर कोई कंपल्सरीली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है तो उसको आज ही बेसिक ईपीएस में ले लिया जाता है, आज ही उसे ऑर्डिनरी शेयर तस्वर किया जाता है। इसीलिए अगर उस पर कोई रिटर्न पे किया जाए, यानी कि उस पर कोई डिविडेंड वगैरह पे किया जाए, तो वो भी माइनस नहीं होता एज प्रेफरेंस डिविडेंड। वो कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है बेसिकली, उनको आज ही ऑर्डिनरी डिविडेंड के तौर पे, उसके ऊपर कोई रिटर्न पे किया जाएगा तो वो ऑर्डिनरी डिविडेंड के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है, ऑर्डिनरी शेयर्स के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है। तो वो पोटेंशियल डाइल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं है, फ्यूचर में उन्होंने कन्वर्ट नहीं होना, आज ही वो ऑर्डिनरी शेयर तस्वर कर लिए गए हैं। जबकि ऑन दी अदर हैंड नंबर 2 जो है वो पीडीआई है, वो पोटेंशियल डाइल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट है, उसने फ्यूचर में कन्वर्ट होना है। क्या ख्याल है? क्या कहता है जी? कहता है जी 1.5 मिलियन ये हैं और 2 ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट होंगे और पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहे। तो बेसिकली 3 मिलियन पीडीआईज भी हैं हमारे पास। काउंट उनका कितना है? 3 मिलियन। पीरियड उनका कितना है? 12 महीने पूरे वो आउटस्टैंडिंग रहे हैं, ठीक है जी। उनके ऊपर कोई इंटरेस्ट पे किया गया है? यस, बिल्कुल उस पर इंटरेस्ट पे किया गया है, और इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था ये नंबर 2 पे, मेरा ख्याल है 14.6 का, यहां हमने कैलकुलेट किया था ये 14.6 का, ऐसे ही है ना नंबर 2 पे, क्या ख्याल है? तो 14.6 का इंटरेस्ट भी है, जिसको असूलन पोस्ट टैक्स लेना चाहिए। ये प्री टैक्स है, हमें क्या लेना चाहिए सवाल के अंदर? पोस्ट टैक्स, नेट ऑफ टैक्स। ये नंबर क्या है? ये प्री टैक्स है। अब सवाल ये है कि इसको पोस्ट टैक्स करने के लिए क्या हमें सवाल में कोई टैक्स का डेटा दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ? हमने पूरा सवाल पढ़ लिया है, हमें कहीं कोई टैक्स की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो जब टैक्स की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है
तो अस्यूम कर रहे हैं हम, अगेन एक और असम्पशन है, नो टैक्स, क्योंकि टैक्स की कोई इंफॉर्मेशन दी भी नहीं। ठीक, ये है डेटा रिलेटेड टू बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। मैंने नीचे आपके लिए समराइज कर दिया है ताकि आप बना सकें आसानी से बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। इट्स नॉट अ बिग डील ऑनेस्टली स्पीकिंग। हाउएवर समराइज डेटा एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपके लिए इसलिए किया है ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी सवाल सॉल्व करते हुए ना हो। ठीक है जी। तो अगर मैं इसके पार्ट बी पे आऊं यहां पे और पहले बेसिक ईपीएस बना लूं, तो बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन कुछ ऐसे होगी कि मुझे पता है बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन होती है बेसिक अर्निंग्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। मैं अगर बेसिक अर्निंग देखूं तो मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि 215 मिलियन है, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड जो कि हमने बनाया था डेटा में 40 मिलियन। ठीक है, अगेन हम अज्यूम कर रहे हैं कि टाइम अपॉर्शन नहीं करेंगे हम इसे। ठीक है, आप चाहो तो एग्जाम में अज्यूम कर सकते हो कि टाइम अपॉर्शन होगा, बट जनरली बेहतर असम्पशन ये रहती है, ज्यादातर अगर आप पास पेपर्स के सॉल्यूशंस देखें तो उनमें असम्पशन ली हुई है कि टाइम अपॉर्शन नहीं होगा। कुछ पेपर्स में टाइम अपॉर्शनिंग की असम्पशन ली हुई भी है, जैसे इस पेपर के आंसर में टाइम अपॉर्शनिंग की असम्पशन ली है, बट इससे पहले 10 पास पेपर्स में नहीं ली। ठीक है, तो बेहतर यह है कि हम ना लें और लिख दें कि जी हम अस्यूम कर रहे हैं कि टाइम अपॉर्शन नहीं होता प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, 215 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 25 जो कि नंबर ऑफ शेयर्स थे, प्लस 6 जो कि कंपल्सरीली कन्वर्टेबल पोर्शन था, ये कंपल्सरीली कन्वर्टेबल शेयर्स। बट ये चूंकि 6 मिलियन जो हैं ये सिर्फ 1 अप्रैल को इशू हुए हैं, तो इनको ईपीएस बेसिक ईपीएस में डालने के लिए 6 × 9/12 किया जाएगा। पता है ना आपको ये बात? पूरे पीरियड के लिए तो ये इशू नहीं रहे ना, तो ये हो जाएगा 6 × 9/12। अब आप मुझसे पूछेंगे यार आपने लंबा चौड़ा टेबल क्यों नहीं बनाया? मैं कहूंगा यार मेरे पास इतने नंबर ही नहीं है, इसके नंबर ही सिर्फ 6 हैं, तो जितनी जल्दी ये सॉल्व हो सके उतनी जल्दी हमें इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। पॉइंट समझ रहे हैं? तो उसका जवाब क्या बनता है जी? बना ले सब लोग। तो इसका जवाब बनता है जी 5.93। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस की तरफ। डाइल्यूटेड ईपीएस में हमें पता है कि हम बेसिक ईपीएस के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को लेते हैं, यानी कि 215 माइनस 40 होता है 175 एंड 25 प्लस दिस बनेगा कितना? 29.5। तो इसमें हम पोटेंशियल डाइल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट्स का इंपैक्ट ऐड कर देते हैं। पोटेंशियल डाइल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट का इंटरेस्ट था 14.6। अब मैं उसको आफ्टर टैक्स नहीं कर सकता बिकॉज अगेन मैंने अस्यूम किया हुआ नो टैक्स, बिकॉज सवाल में डेटा नहीं है टैक्स का, ये प्री टैक्स ही है, असूलन पोस्ट टैक्स होता है, हमें ये बात पता है। और जो न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में ऐड होगा वो 3 मिलियन है आपके पोटेंशियल डाइल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे ही है ना? ये 3 मिलियन बनता है काउंट जो हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे 1.5 × 2। ठीक है ना, 3 मिलियन। तो हम इसको ऐड करके यहाँ पे जवाब बना लेते हैं जी। डाइल्यूटेड ईपीएस बनती है, अगेन यहाँ पे लिखना चाहिए ₹5.93 और यहाँ पे डाइल्यूटेड ईपीएस बनती है ₹5.83। ऑब्वियसली ये बेसिक ईपीएस से कम है तो इट इज करेक्ट, ये सही है। ठीक है, ये है आपका जवाब। हमारे इस पूरे आंसर में और एग्जामिनर के आंसर में सिर्फ एक फर्क है और कोई फर्क नहीं है, सारा जवाब सेम टू सेम है। जो पार्ट ए का जवाब था वो भी सेम है, बी का जवाब भी सेम है, सिर्फ ये कि यहाँ पे एग्जामिनर ने टाइम अपॉर्शन किया हुआ है, जिससे मैं एग्री नहीं करता, बिकॉज एग्जामिनर ने खुद अपने प्रीवियस बहुत से सोल्यूशंस में टाइम अपॉर्शन नहीं किया प्रेफरेंस डिविडेंड को, और अक्सर प्रेफरेंस डिविडेंड प्रैक्टिस में भी टाइम अपॉर्शन नहीं होता भी है। वैसे ऑनेस्टली प्रैक्टिस में ऐसा भी है कि प्रेफरेंस डिविडेंड टाइम अपॉर्शन होता भी है और कुछ केसेस में नहीं भी होता, तो दोनों काम किए जा सकते हैं। ठीक है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड के साथ डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या असम्पशन लेते हैं। यहाँ पे हमने असम्पशन क्या लिया है? हमने कहा जी हम इसको टाइम अपॉर्शन नहीं कर रहे। ठीक है जी, हम 40 ले रहे हैं, हम 20 नहीं ले रहे, क्योंकि 6 महीने थे ना, तो 20 लिया हुआ एग्जामिनर ने, हमने 40 लिया, बस इतना सा फर्क। ठीक है जी, आई होप आपको ये सवाल और इसका जवाब समझ आ गया। थैंक यू वेरी मच।